जहां नदियों में आसमान की छाया हो, जहां सड़कों पर बादलों का डेरा हो, जहां नमस्कार, मैं हूं संजय श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। कोरोना का कहर धीरे धीरे कम होता नजर आ रहा है, लेकिन इस कोरोना के कहर के बाद जो डर लोगों के दिलो दिमाग पे है, उससे कैसे निजात मिलेगा? और अगर निजात भी मिलेगा तो जो ये तीसरी लहर का बार बार डर पैदा हो रहा है, उसका क्या रहस्य है? इस सब पे हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ भाग लेंगे डॉक्टर नवीन जोशी। नवीन जोशी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज पे। नमस्कार। हमारे साथ है डॉक्टर राकेश काला, सामाजिक कार्यकर्ता है और कोरोना के दौर में इन्होंने अपने संगठन के माध्यम से जो लोगों की सेवा की है वह सराहनीय है। डॉक्टर राकेश काला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले हम चलते हैं डॉक्टर नवीन जोशी जी के पास। डॉक्टर साहब, जिस तरह से कोरोना के दौर में हम लोग आपसे बात करते थे और इस बार जो सेकेंड फेज आया, जिस तरह से लोगों को डर के साथ साथ मौत लेके आया, और उस मौत के बाद आज अगर आदमी सुकून की तरफ बढ़ रहा है और उस सुकून के बीच में रह रहा के ये होता है कि तीसरी लहर आएगी, तो ये क्या है तीसरी लहर का रहस्य? डॉक्टर नवीन जोशी जी। जी, तीसरी लहर ऐसा देखा गया है कि पुराने समय में जो पैंडेमिक, जब भी पैंडेमिक आया तो उसकी पहली, दूसरी और तीसरी लहर आई है। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जब पहली लहर और दूसरी लहर आ चुकी है तो देर सवेर तीसरी लहर भी आएगी। इसीलिए तीसरी लहर को विभिन्न देशों में देखा गया है, और क्योंकि भारत में हर लहर थोड़ी सी बाद में आई है तो इसीलिए एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कुछ महीनों बाद ये तीसरी लहर भी आएगी। लेकिन डॉक्टर साहब, ये जो तीसरी लहर का मतलब, एक बार ये माना जाए कि हेल्थ के हिसाब से, दूसरी तरफ माना जाए कि कोरोना का जो आप लोग इतिहास देखते हैं, किस आधार पे आप ये कह सकते हैं कि तीसरी लहर आएगी ही आएगी? जी, तीसरी लहर इसलिए आएगी कहा जा सकता है क्योंकि आप देख रहे होंगे कि कई जगह पे डेल्टा नाम का एक स्ट्रेन आया है वायरस का, जो कुछ जगहों पर इसके मरीज मिले हैं। तो चूंकि आप सब जान रहे हैं कि जो पहली लहर में जो वायरस था, वायरस का स्ट्रेन था, वो हमारे देश में उतना घातक नहीं रहा। आप सभी जानते हैं कि उस समय में उस पहली जो वुहान स्ट्रेन था, जो चाइनीज स्ट्रेन था, वो ज्यादा घातक नहीं था। लोग संक्रमित हुए पहली लहर में और अधिकांश लोग जो है वो उससे निजात पा गए, बाहर आ गए। और लेकिन दूसरी लहर आपने देखी कि उसने, वायरस ने अपना स्ट्रेन चेंज किया और वो ज्यादा फेटल रहा। आपने देखा कि इसमें मृत्यु का आंकड़ा ज्यादा रहा। तो ऐसा माना जाता है कि वायरस अपने जेनेटिक स्ट्रेन में चेंज लाता है, और वो अब जो तीसरी लहर आएगी, वो तीसरी लहर संभवतः ऐसा माना जा रहा है कि वो दूसरे स्ट्रेन से ज्यादा घातक हो सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है श्रीवास्तव जी कि वैक्सीनेशन की ड्राइव बहुत जोरों पर है, जिस और व्यवस्थाएं दुरुस्त हो चुकी है। जी डॉक्टर साहब, एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि जो इस समय का दौर है, जो मौसम के हिसाब से हर वर्ष ये अनुमान लगाया जाता था कि ये जो परिवर्तन का दौर, जैसे जून जुलाई का महीना है, इसमें वायरल भी से भी लोग परेशान होते थे। लोग, कई ऐसी बीमारियां थी, डेंगू से लोग परेशान होते थे। मैं आपसे ये जानकारी लूंगा कि जो कोरोना का कहर शांत होता नजर आ रहा है और डेंगू का डर जो बन रहा है, उसके बीच में आदमी अपने आप को कैसे चले? डॉक्टर राकेश काला जी, आप लोग सामाजिक संगठन के स्तर पर लोगों की मदद भी कर रहे हैं। कोरोना से लोग तो डर के बाहर निकल रहे हैं, लेकिन जो मानसिक रूप से, जो आर्थिक रूप से लोग जिनका प्रभाव पड़ा है और वो आर्थिक और मानसिक प्रभाव में है, उससे कैसे निकला जा सकता है? आप क्या देख रहे हैं आप अपने आसपास लोगों के साथ? बिल्कुल बिल्कुल संजय जी, जैसे अभी अपने वक्तव्य में डॉक्टर जोशी ने कहा कि डेल्टा प्लस वेरिएंट जो आ रहा है, खासकर अगर हम भारतवर्ष की बात करते हैं तो 7 कंपनी इसमें काम कर रही है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, बायोटेक, जाइडस कैडिला, पेनेसिया बायोटेक, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल
माइंडवैक्स हो गया, बायोलॉजिकल ई हो गया, ये 7 कंपनी बहरहाल इसमें वर्क कर रही। अब अगर हम बात करते हैं कि जो लोगों को इकोनॉमिकल यानी आर्थिक रूप से तोड़ा है सेकंड लेयर ने खासकर, और उसमें कैजुअलिटी भी बहुत ज्यादा हुई है। हालांकि होटल इंडस्ट्री की बात कर ले, हम फूड इंडस्ट्री की बात कर ले, प्राइवेट सेक्टर की बात कर ले, या स्कूल एजुकेशन के बारे में हम बात कर ले, टीचरों की तनख्वाह ये हो गई कि स्कूल आधी तनख्वाह देने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि वहां से उनको अमाउंट नहीं मिल पा रहा है। अगर हम बात करें ड्राइविंग स्टाफ की बात करें, जिन स्कूलों में बस है उन्होंने बस के ड्राइवर तक निकाल दिए, क्योंकि उनकी मजबूरी यह है कि जब बस चलेगी नहीं तो उसके कंडक्टर की, उसकी फिटनेस की, उसके ड्राइवर की, इंश्योरेंस का, इसका पैसा स्कूल अपनी जेब से कहां तक देता चला जाएगा। क्योंकि जो होटल वाला काम छोड़ चुका है उसको तो तनख्वाह मिल ही नहीं रही। चलिए टीचर को तो आधी तनख्वाह मिल रही है, और जब उसको तनख्वाह ही नहीं मिल रही तो उसके लिए प्राथमिकता है अपने बच्चों को अनाज देना, फीस उसकी सेकंड प्राथमिकता हो जाती है। लेकिन श्रीवास्तव जी, इसमें एक देखने वाली बात यह भी है कि भारत के आंकड़े के अनुसार 34 करोड़ लोगों को यहां वैक्सीन लग चुकी है। हम ये कहते हुए अपना सीना चौड़ा कर रहे हैं कि हम इस वक्त ब्रिटेन और अमेरिका से आगे चल रहे हैं, क्योंकि हम 34 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा चुके हैं। अमेरिका 32 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा चुका है, हम नंबर 1 चल रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात यह भी है श्रीवास्तव जी कि हम 130 करोड़ में से 34 करोड़ को वैक्सीन लगा चुके हैं, जबकि अमेरिका की आबादी बहुत कम है। अमेरिका अपनी आबादी का 45% लगा चुकी है। अगर मैथमेटिकल जाए, उस मुद्दे पे आपसे चर्चा करेंगे, वैक्सीनेशन पे हम जरूर चर्चा करेंगे। लेकिन जो महत्वपूर्ण जिस बिंदु पे हम आज चर्चा करना चाहते हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप सामाजिक संगठन चलाते हैं, और सामाजिक रूप से जो आदमी आज आम आदमी आर्थिक रूप से कमजोर हुआ है, तो सामाजिक स्तर पे क्या तैयारियां हैं आप लोगों की? नहीं, बिल्कुल उन लोगों को राशन बांटा गया है, सामाजिक संगठन अपना परिवार के द्वारा, कायस्थ महासभा के द्वारा उसमें राशन बांटा गया है। इवन इसके अलावा प्लांटेशन भी किया गया है, कोरोना काल में प्लांटेशन भी करा गया है, ताकि जो पहाड़ दरक रहे हैं वो दरके ना, ताकि पेड़ की जड़ उन मिट्टी को रोक सके। और घर घर जाके राशन पहुंचाया जा रहा है, जरूरतमंदों तक कपड़े तक पहुंचाए जा रहे हैं, दवाइयां पहुंचाई जा रही है। देखिए, राशन की मदद हर व्यक्ति कर देता है, लेकिन दवाइयों की और कपड़ों की मदद बहुत कम लोग कर पाते हैं, क्योंकि उनका जो प्राथमिकता है कि कोई भी भूखा ना मरे। काला जी, आपने प्रश्न किया, आपने बात की कि वैक्सीनेशन की, तो वैक्सीनेशन की बहुत सी भ्रांतियां हैं। उस भ्रांतियों को दूर करने के लिए क्या आप लोगों ने कोई कैंपेन किया, या आप लोगों को कोई कैंपेन करने का सुझाव है, या आने वाले समय में आप ऐसा कर सकते हैं कि लोगों की जो भ्रांतियां हैं वैक्सीनेशन को लेकर के, लोगों की भ्रांतियां दूर हो? बिल्कुल, देखिए, लोगों को बताया गया है, लोगों को समझाया गया है कि PGIMS का मतलब क्या हुआ, ICMR क्यों इन लोगों को सपोर्ट कर रहा है, NIV क्यों सपोर्ट कर रहा है। ये अगर हम बात कर रहे हैं, NDDB ने ऑस्ट्रेलिया से कि वो भी वैक्सीन निकाल रही है। लोगों को बताया गया है कि ये वैक्सीन हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में लग रही है, इसके क्या बेनिफिट है, कोविशील्ड के क्या बेनिफिट है, और कोवैक्सीन की बात करें तो उसके क्या बेनिफिट है। तो लोग इसके लिए प्रेरित हुए, लगाई है लोगों ने। हालांकि कई लोगों को उम्र का फर्क नहीं पता था, उनका मतलब ये था कि देखिए, हम टीवी देखते हैं, समाचार पत्र पढ़ लेते हैं, लेकिन जो एक व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, उसकी इसकी जानकारी नहीं होती, उसके घर में टीवी नहीं होता, अब पढ़ा लिखा नहीं तो पेपर उसके मायने कोई रह नहीं जाते प्रिंट मीडिया के। उनको बताया जा रहा है कि उम्र कितनी है, किस उम्र से किस उम्र तक आप लगा सकते हैं, उसका ड्यूरेशन कितना है। इस बीच अगर किसी व्यक्ति को कोरोना हो जाता है, उसका ड्यूरेशन बढ़ जाता है। ये छोटी छोटी बातें उन लोगों तक पहुंचाई जा रही है, लोग जागरूक हो रहे हैं। चलिए, हम आपसे बात करेंगे कि जागरूकता के लिए क्या क्या तैयारियां हैं आपकी, कैसे लोगों को जागरूक करेंगे। हम आपके पास लौटेंगे। डॉक्टर नवीन जोशी जी, ये जो दौर चल रहा है जून जुलाई का, इस समय लोग कहते हैं कि वायरल से भी लोग पीड़ित होते हैं, मलेरिया का भी प्रकोप होता है, डेंगू का बड़ा प्रकोप होता है। तो हम कैसे डिफरेंशिएट करें, कैसे हम ये माने कि ये कोरोना है, और ये कैसे ये माने कि ये डेंगू है? देखिए, डेंगू जो है उसका लक्षण बहुत अलग होता है। डेंगू में भी बुखार आता है, पर डेंगू में तेज बुखार के साथ साथ रक्त कणिकाओं का एकदम से जो है वो क्षरण होता है, यानी कि हमारी जो ब्लड सेल्स हैं वो एकदम से हीमोलाइज्ड होती हैं। कोविड में ऐसा नहीं होता। डेंगू में किसी भी प्रकार के जुकाम और बुखार, इस तरह के लक्षण, खांसी जैसे लक्षण नहीं होते। इसलिए प्रारंभिक तौर पर आप डेंगू और कोरोना में कोई भी आम आदमी अंतर स्पष्ट रूप से जान सकता है। कोरोना के जो लक्षण मिलते हैं वो वायरल फ्लू से मिलते हैं। वायरल फ्लू यानी कि जिसमें बुखार, जुकाम, सांस में तकलीफ, गंध ज्ञान का नष्ट हो जाना,
या फिर इस टेस्ट में जो है वो ना आना, ब्रैकियल इन्फेक्शन, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन, ये क्रमशः आपको कोरोना में या फ्लू में मिलते हैं। डेंगू में ऐसा कुछ नहीं मिलता। डेंगू में सिंपल मॉस्किटो के काटने से, मच्छर के काटने से, जो साफ पानी में मिलने वाला मच्छर जहाँ पे लार्वा देता है वहां पनपने वाला मच्छर काटता है, तो उससे एक तेज बुखार आता है जिससे शरीर में बहुत ज्यादा दर्द होता है, उल्टी आती है और व्यक्ति एकदम से कमजोर होता है और उसे खड़ा भी होना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में खून की जांच से इसका प्रारंभिक तौर पर पता चल जाता है। कोरोना में, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कहूंगा कोई भी डायग्नोसिस में अपना दिमाग लगाएं। यदि लक्षण आ रहा है तो आप चिकित्सक से जरूर परामर्श लें, लेकिन प्राथमिक रूप से आप इन चीजों को देख करके आप बहुत आसानी से कोविड, कोरोना और डेंगू में अंतर आप जान सकते हैं। डॉक्टर नवीन जोशी जी, एक लोगों को ये जानना जरूरी है क्योंकि कई लोगों ने ये प्रश्न किया, ये जो सेकेंड फेज आया, इस सेकेंड फेज में लगभग हर परिवार में लोग कोरोना से ग्रसित रहे, लेकिन कोरोना ठीक होने के बाद बहुत सी समस्याएं आ रही हैं, कई तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो क्या ऐसा उपाय है कि जिससे आम जन समझ सके और उससे दूर हो सके, उसकी समस्या दूर हो सके? जी, आप जिसकी बात कर रहे हैं वो पोस्ट कोविड सिम्टम्स की बात कर रहे हैं। कोरोना से जिन लोगों ने कोरोना से जिन्होंने संक्रमण झेला वो उसके बाद पोस्ट कोविड लक्षणों से प्रभावित हो रहे हैं। पोस्ट कोविड का अर्थ ये होता है कि जैसे कोरोना या कोविड से जो लोग पॉजिटिव हुए, निश्चित है कि उनका कहीं ना कहीं लंग्स जो है वो इन्वॉल्व हुआ, फेफड़े कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हुए, चाहे वो कितने प्रतिशत हुए ये मामला नहीं है, लंग्स कॉम्प्रोमाइज हुए। तो कोरोना से ठीक हो जाने के बाद भी उनमें कुछ लक्षण परमानेंटली आते हैं, जैसे सीढ़ियां चढ़ने में तकलीफ होना और सांस फूलना, बार बार संक्रमण, किसी भी प्रकार का सामान्य जुकाम का लक्षण होना, ऐसे लक्षण आते हैं क्योंकि इम्यूनिटी वीक होने की वजह से कोविड हुआ और कोविड अब ठीक हो गया। तो कोविड ने जो अपने शरीर में जो नुकसान किया, उस नुकसान के लक्षण पोस्ट कोविड सिम्टम्स के रूप में आते हैं, जिनमें एक बहुत बड़ा लक्षण है जो एंजाइटी के रूप में भी आता है। ठीक हो जाने के बाद भी अधिकांश लोग अब भी उस भय से जो है वो त्रस्त हैं। कई लोगों में घबराहट है, कई लोग डरे हुए हैं, साइकोलॉजिकली रूप से भी प्रभावित करता है ये। तो इसमें ये कुछ प्रमुख लक्षण हैं जिसको पोस्ट कोविड सिम्टम्स के रूप में हम जानते हैं। जी, जैसे कई चीजें हैं डॉक्टर साहब, नींद की भी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है और जो आपने कहा थकान की भी हो रही है, सीढ़ी चढ़ रहा है, आदमी दिग्भ्रमित ना हो, कहीं और कुछ बीमारी का ना सोचे, तो किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए? क्या मनोचिकित्सक के पास जाने की जरूरत है या किसी आम जन के पास जो एक फिजिशियन है उसे जाकर के आदमी दिखाए और अपनी समस्या का समाधान करे? जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। पोस्ट कोविड सिम्टम्स में अगर आपको सामान्य रूप से शारीरिक कोई तकलीफ हो रही है तो आप कुछ नहीं, आप घर पे अपना लाइफस्टाइल को ठीक करें, आप कोई घबराने की जरूरत नहीं, आप अच्छा भोजन लें। समय आने पर धीरे धीरे वो कोई भी बड़े बड़े घाव भी भर जाते हैं। तो शरीर में जो भी ट्रॉमा हुआ है वो समय लगेगा, वो धीरे धीरे 3, 4, 5 महीने में शरीर आपका नॉर्मल रिस्पॉन्ड करने लगेगा। यदि लेकिन आपने दूसरा सवाल पूछा कि नींद नहीं आ रही है या मानसिक रूप से काफी ट्रॉमा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में यदि आप सेल्फ काउंसलिंग कर सकते हैं अपना तो अच्छी बात है। लेकिन यदि ये कहीं डिप्रेशन में या फिर कहीं ऐसे मानसिक मनोरोग में बदल रहा है तो निश्चित रूप से आपको साइकियाट्रिस्ट से काउंसलिंग की जरूरत है। आपको निश्चित रूप से किसी मनोरोग विशेषज्ञ से परामर्श हेतु आपको सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि कोविड होने के बाद ये होता है कि कुछ लोगों की ये समस्याएं आ रही हैं, तो क्या ये माना जाए कि टेम्परेरी फेज है, कुछ समय के बाद इस रोग से, इस समस्या से का समाधान हो जाएगा कि उसको डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए? देखिए, पोस्ट कोविड में पोस्ट कोविड क्लिनिक्स भी बन रखी हैं, बहुत जगह पोस्ट कोविड आपको सेंटर्स भी बने हुए हैं जहां पर ऐसे मरीजों का परामर्श दिया जाता है। यदि आपको लगता है कि ये लक्षण बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं, बहुत सारी बातें हैं। कई लोगों में जो डायबिटिक हैं, आप सब जानते हैं, कोरोना ठीक हो जाने के बाद एक बहुत बड़ी बीमारी जिसको म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं, ब्लैक फंगस कहते हैं, वो उन लोगों में देखी गई जिनका कोरोना ठीक हो गया था और इम्यूनिटी और डायबिटिक होने के कारण उनमें ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन हुआ, जिसका कोरोना से कोई संबंध नहीं था। ब्लैक फफूंद, काली फफूंद ने
नाक के हिस्से को पूरी तरह से प्रभावित किया, ब्रेन तक पहुंच गए। तो ऐसी स्थिति में पोस्ट कोविड सिम्टम्स में ही ये भी आते हैं। तो ऐसे कोई लक्षण है तो आपको निश्चित रूप से ENT सर्जन के पास जाना चाहिए। यदि आपको इसके अलावा कई लोगों में ऐसा देखा गया है कि न्यूरोजेनिक सिम्टम्स आए हैं, लोअर एक्सट्रीमिटी पैरालाइज हो गई है कोरोना होने के बाद, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से आपको जो न्यूरो फिजिशियन है उनके पास आपको सलाह लेनी चाहिए। कई लोगों में सिंपली सांस में तकलीफ हो रही है और उनकी जो लंग्स में इन्वॉल्व है, तो वो आप घर में भी प्राणायाम और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके अपने आप को आप ठीक कर सकते हैं। कहने का अर्थ ये है कि यदि ये सिम्टम्स आपको लगते हैं कि ये बहुत ज्यादा आपको प्रभावित कर रहे हैं आपके शारीरिक उसको शक्ति को, तो निश्चित रूप से आप इसके लिए चिकित्सक का परामर्श लें। लेकिन यदि आपको लगता है कि ये अपने आप सेल्फ धीरे धीरे हील हो रहे हैं, धीरे धीरे आप प्रोग्रेसिवली ठीक की तरफ जा रहे हैं, तो आप घर पे भी आप इससे अपनी विभिन्न योग की क्रियाओं से आप इसमें लाभ ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपके पास लौटूंगा और ये जानना चाहूंगा कि जो आजकल एक भ्रांतियां कह लीजिए या नई जानकारी कह लीजिए एक आ रही है कि वैक्सीनेशन के कुछ समय उपरांत बूस्टर डोज की भी जरूरत पड़ती है। इसका मैं आपसे जवाब दूंगा। मैं राकेश काला जी के पास चल रहा हूँ। राकेश काला जी, आपने अभी बीच में एक बात कही थी, आप शिक्षाविद भी है, आप स्कूल भी चलाते हैं, तो आपने अभी बात की बच्चों की, आपने बात की स्कूलों की, तो सुनने में ये आ रहा था कि अब स्कूल फिर से खुल रहे हैं, बच्चे फिर से तैयारी कर रहे हैं, तो क्या आपके पास बच्चों की जो फीडबैक्स आ रहे हैं उसमें क्या ऐसा लग रहा है कि बच्चे स्कूल में आकर के फिजिकली पढ़ना चाहते हैं? बिल्कुल संजय जी, देखिए बच्चे चाहते हैं कि स्कूल जल्दी से जल्दी खुले, खासकर अगर हम 10th या 12th क्लास की बात करते हैं, सीनियर क्लास की, क्योंकि उसमें होता है प्रैक्टिकल। देखिए ऑनलाइन क्लास हम बच्चों को समझा सकते हैं, फॉर्मूला दे सकते हैं, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर का फॉर्मूला उनको सिखा सकते हैं, लेकिन जहां तक प्रैक्टिकल का एग्जाम है, बच्चा जब तक कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस को आमने सामने देखेगा नहीं, वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, क्योंकि कॉन्केव लेंस में अंदर की तरफ गहराई होती है और कॉन्वेक्स उभरा हुआ होता है। ये चीज बच्चे बिना स्कूल आए नहीं सीख सकते। वर्नियर कैलिपर हो गया, स्क्रू गेज हो गया, ये तो नहीं फिजिक्स प्रैक्टिकल की बात। अब हम करते हैं केमिस्ट्री प्रैक्टिकल की बात। उसमें बच्चों को समझाना पड़ता है कि कॉन्सेंट्रेट क्या हो गया, डाइल्यूट क्या हो गया, रिएक्शन कैसे निकलेगी। जब तक बच्चा लैब में नहीं आएगा वो कलर को कैसे रिकॉग्नाइज कर पाएगा। इससे भी बड़ी बात यह है संजय जी कि देखिए, जो बच्चे सक्षम है वो एंड्रॉइड फोन खरीद सकते हैं, जो बच्चे सक्षम ही नहीं है उन पे तो फोन ही नहीं है, कलर्ड फोन ही नहीं है, वो कैसे उसमें रिएक्शन देख सकेंगे। दूसरी दिक्कत ये भी आ रही है, जो गांव में बैठा हुआ बच्चा है उसके यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं जाता। देखिए, बच्चे जब तक स्कूल नहीं आ पाएंगे वो अपना भविष्य नहीं सुधार पाएंगे, और जो चीज स्कूल में बैठ के बच्चा सीख सकता है वो घर में बैठ के नहीं सीख सकता। दूसरी दिक्कतें ये आ गई है संजय जी कि बच्चे जो है, खासकर अगर हम 8th 9th की बात करते हैं, वो पबजी में उलझे हुए हैं, वो 1 घंटा क्लास दे रहे हैं और 3 घंटे गेम खेल रहे हैं। पेरेंट्स की ये भी कंप्लेन आ रही है कि सर हम क्या कर रहे हैं, अगर बच्चे को फोन दे तो वो फोन छोड़ता नहीं। उसकी कंडीशन ये होती है कि मैं ऑनलाइन तब बैठूंगा अगर मुझे 2 या 3 घंटे आप पबजी खेलने दोगे। तो यहाँ समस्या ये भी निकल के आ रही है। स्कूल में अगर बच्चा आता है तो उसको मालूम है कि सुबह अगर 8 बजे बेल बजती है तो 2 बजे से पहले वो घर नहीं जा सकता। वो चाहे डर के मारे, चाहे इंटरेस्ट ले एजुकेशन में, वो क्लास में बैठा रहेगा। लेकिन घर में क्या होता है कि माता जी अगर बच्चे को डांट रही है तो पिताजी बचाने आ रहे हैं, इसलिए बचाने आ रहे हैं कि वो भी खाली बैठे हुए घर में। दिक्कत ये भी नहीं काला जी, कहीं ऐसा तो नहीं बच्चे नहीं डरे हुए हैं, पेरेंट्स ज्यादा डरे हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए संजय जी, पहले जमाना होता था 6-7 भाई बहनों का, पेरेंट्स उतने डरते नहीं थे। अब तो 1 और 2 का जमाना आ गया। IAS IPS भी उन्हीं को बना रहे हैं, डरना भी है। और नेचुरली पेरेंट्स के लिए बच्चा सबसे ज्यादा प्रिय है। वो चाहते हैं कि बच्चा अगर स्कूल जाए, जब सरकार इंश्योर कर दे कि हाँ भाई अब इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है। लेकिन एक देखने वाली बात संजय जी ये भी है कि कई लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, चाहे कोविशील्ड लगाई चाहे कोवैक्सीन लगाई, उनको ये भी समझाना पड़ रहा है कि इसका मतलब ये नहीं कि आपको वैक्सीन लग गई तो आप मास्क ना पहने। वैक्सीन लग गई, ये प्रिकॉशंस फिर भी लेके चलें। लेकिन जहां तक बच्चों की हम बात करें, पेरेंट्स इस वक्त खासकर छोटी क्लास के जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स बहुत डरे में हैं कि अगर हम स्कूल भेजते हैं तो स्कूल में एक क्लास में ज्यादा 40 बच्चे बैठते थे, अब आप 10 बिठाओगे तो स्कूल इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कहां से लाएगा, इतने ज्यादा क्लासरूम, इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में, वो भी जब पेरेंट्स फीस नहीं दे रहे हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर को रातों रात कैसे इतना बढ़ा देगा संजय जी। लेकिन काला जी, जैसे भी बीच में फिजिकली लोग जाना शुरू किए थे बच्चे, फरवरी में हम लोगों ने देखा था, तो क्या उस समय आपको लगा था कि बच्चे सावधानी पूर्वक आ रहे हैं, बच्चे कोरोना का जो गाइडलाइन है उसका पालन कर रहे हैं, जिसकी सीख लेकर के
ये आने वाले समय में स्कूल को खोला जा सकता है? क्या लगा था उस समय आपको कि बच्चे अवेयर है इस चीज से? बिल्कुल संजय जी, देखिए अगर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट ने परमिशन दी थी 6 से 12th क्लास तक के बच्चे स्कूल जा सकते हैं। हालांकि मुझे ध्यान नहीं, मेरी जानकारी जितनी भी है, किसी भी स्कूल में ऐसे सिम्टम्स या ऐसे केस उत्तराखंड के अंदर ना के बराबर थे। बच्चे प्रॉपर आए, सोशल डिस्टेंस उन्होंने मेंटेन किया, स्कूल के गेट में उनको सैनिटाइज किया गया है, उनको जानकारी दी गई इस चीज के बारे में, बच्चे प्रॉपर मास्क में पहन के बैठे, उनका ब्रेक बंद था, उनकी असेंबली बंद थी, क्लास में प्रॉपर पढ़ाई चली। उसमें 2 ऑप्शन रखे गए थे कि जो बच्चे रेगुलर आना चाहते हैं वो रेगुलर आए, जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं वो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके की दिक्कत बहरहाल बच्चों को नहीं, बच्चे भी जागरूक हैं आजकल। कई बार माँ बाप जो है वो टीवी या न्यूज़पेपर नहीं देखते, लेकिन बच्चे इन चीजों को लेकर काफी जागरूक हैं। अब ये डिपेंड करता है सरकार के ऊपर कि सरकार कब परमिशन देती है। अगर केसेस बढ़ते हैं तो नेचुरली स्कूल बंद करने चाहिए, लगता है केसेस नहीं बढ़ रहे तो कम से कम सीनियर क्लासेस को परमिशन देनी चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में बच्चों को वो नॉलेज नहीं रह पाएगा किसी कंपटीशन के लिए कि जो बच्चे स्कूल में जाके सीखते हैं। संजय जी, मैं आपके पास लौटूंगा। डॉक्टर जोशी जी, मैं आपके पास बूस्टर डोज को लेके आऊं, लेकिन उससे पहले एक जानकारी हम लोगों को ये लोगों को देना चाहेंगे। जैसे इस समय डॉक्टर काला कह रहे थे कि बच्चों को आना चाहिए, फिजिकली स्कूल में अपेयर होना चाहिए, लेकिन बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ऐसे में तो आप क्या मानते हैं कि पेरेंट्स डर के आगे जीत कैसे मान लेंगे, कैसे अपने बच्चों को जाने देंगे? जी, ये बात आपकी सही है कि बच्चों में वैक्सीनेशन की अभी प्लानिंग नहीं है, क्योंकि वैक्सीनेशन का बच्चों पर अभी टेस्टिंग नहीं हुई है। तो निश्चित है कि ऐसे में पेरेंट्स का जो डरना वो बहुत स्वाभाविक है, लेकिन एक बात ये भी है कि बच्चों की जो इम्यूनिटी होती है वो अच्छी होती है। यदि आपके एडल्ट मिडिल एज वर्ग आपका अगर इम्यूनाइज्ड हो जाता है, और तीसरी लहर अगर इतने ज़्यादा हमने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसे हम कहते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में प्रचार प्रसार करने की ज़रूरत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि वो फिर से हमने जो है, हमारी भारत में ये एक परंपरा है कि जब हम डरते हैं तो फिर हम सब कुछ फॉलो करते हैं, जब हमारे सर से डर निकल जाता है तो फिर हम वैसे ही हो जाते हैं। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, ये अगर हम फॉलो करते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये काला जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बहुत दिनों तक आप जो है वो ऑनलाइन क्लासेस के आधार पर बच्चों के विकास को, स्वाभाविक विकास को आप गति नहीं दे सकते। तो इसीलिए कभी ना कभी तो आपको ऑफलाइन पे आना ही पड़ेगा, स्कूल्स खोलने ही पड़ेंगे, ऐसे जीवन नहीं चलता है। तो ऐसे में वो चीज़ें बच्चों को भी हमें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क पहना के, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हुए, सैनिटाइजेशन प्रॉपर करते हुए। और पेरेंट्स को भी ये चीज़ें अब समझना होगा कि यदि अब हम अनलॉक की तरफ गए हैं तो हमें फिर से वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। कहाँ से अनलॉक की तरफ हम हैं? रह के एक डर तो बन रहा है ना कि थर्ड फेज भी आएगा। अभी हम अनलॉक की मोड में है, फिर 2 महीने के बाद एक चीज साइकोलॉजिकली दिमाग में तो बैठी हुई ना कि थर्ड फेज आने वाला है, तो हम कहां से मान के चले कि अनलॉक का दौर है? मैं आपसे बात कर रहा था बूस्टर डोज की, कि क्या है बूस्टर डोज और है भी कि नहीं है? जी, बूस्टर डोज आप जानते हैं कि नेशनल इम्यूनाइजेशन के शेड्यूल में भी विभिन्न वैक्सीनेशंस होती है, और एक समय के तय समय के बाद उसको बूस्टर डोज देना पड़ता है। बूस्टर डोज ये होता है कि हमारे शरीर में जब हमने वैक्सीन्स को डाला तो हमने उस बीमारी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाई। वो एंटीबॉडीज बनती रहती हैं, लेकिन एक समय के बाद उनको हमको एक प्रकार से बूस्ट करना पड़ता है, एक मैसेज देना पड़ता है कि भाई और बनाओ, तो उसको बूस्टर डोज कहते हैं। बूस्टर डोज हर वैक्सीन के लिए अपना एक फिक्स होता है। कहने का अर्थ ये है कि आपको याद दिलाना, हमको अपने शरीर को भी याद दिलाना पड़ता है कि भाई आप जो है, आप एंटीबॉडीज कम बन रही है तो आप ज्यादा बनाओ, इसीलिए बूस्टर डोज देना पड़ता है। जी नहीं, ऐसा तो नहीं डॉक्टर साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि शुरुआती दौर में जब वैक्सीनेशन का तैयारी चल रही थी तो लोगों ने ये ध्यान ही नहीं दिया कि आने वाले समय में इसकी ज्यादा डोज लेनी पड़ेगी? कहीं ऐसा तो ऐसा है कि ये इसपे बहुत सारी चीजें, गाइडलाइंस जो है वो हमारी जो ICMR है, जो भारत की सबसे बड़ी संस्था है, वो इस पे गाइडलाइन समय समय पर जारी करती है, और उसी के अनुसार जो भी गाइडलाइंस आती है वो हम लोग सभी फॉलो करते हैं, चाहे वो वैक्सीनेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो ड्रग से रिलेटेड प्रोटोकॉल्स हो। तो जो समय समय पर ICMR गाइडलाइन देती है, जो वैक्सीनेशन के बारे में भी वही बातें फॉलो की जाती है।
चूंकि आप सब जानते हैं कि कोविड जैसा संक्रमण एक नया संक्रमण आया, इस पे बहुत सारी रिसर्च ऑनगोइंग चल रही है। तो बहुत सारी चीजें आपने दवाओं में भी देखा, जो कल दवा चल रही थी वो बाद में बदल गई। तो ये चूंकि एक सतत प्रक्रिया है, क्योंकि जिसको हम ठीक से जान नहीं रहे, अभी हमें ये पता नहीं है कि बच्चों में और प्रेग्नेंट फीमेल्स में अभी उन वैक्सीन का क्या प्रभाव होगा। अभी उन पे ट्रायल चल रहा है, कल को जब आंकड़े आ जाएंगे तो हो सकता है कि बच्चों में भी वैक्सीनेशन स्टार्ट होगा। और जहां तक मेरा ख्याल है ये इस दिशा में कार्य शुरू हो गया, कई दुनिया के देशों में अब लोअर एज वाले को भी वैक्सीनेशन दी जा रही है। जी डॉक्टर साहब, एक चीज और है, जैसे लोग डबल डोज लगवा चुके हैं और एक भ्रांतियां कह लीजिए, चाहे कह लीजिए कि सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को ये भी मैसेज जा रहा है कि भाई मास्क की जरूरत नहीं है, दूरी बनाने की भी जरूरत नहीं है। आपने देखा भी होगा, हम अगर बात करें देहरादून की, तो देहरादून में इस समय आसपास के पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से जो क्राउड आ रहा है, और जिस तरह से यहाँ पे जो पिकनिक स्पॉट्स हैं, चाहे वो लच्छी वाला हो, चाहे वो गुच्चू पानी हो, जिस तरह से वहां पे भीड़ उमड़ी है, तो क्या ये माना जाए कि वह उस डर से बाहर निकल चुके हैं कि अभी भी उनको सावधान रहने की जरूरत है? बिल्कुल सावधान रहने की जरूरत है। ये ठीक नहीं है, क्योंकि आप सब जानते हैं, जैसा कि काला जी ने भी बताया आपको अभी, कि हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। तो अभी जनसंख्या का बहुत कम प्रतिशत को हम वैक्सीनेटेड कर पाए हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं ऐसे हैं जो वैक्सीनेटेड ही नहीं हैं। तो जो वैक्सीनेटेड नहीं है वो, अगर संक्रमण अभी भी है, ऐसा तो है नहीं कि अभी कोविड चला गया, तो अगर आप इस प्रकार से पिकनिक स्पॉट्स में फिर से भीड़ इकट्ठी करेंगे और आप उसी प्रकार से जो है अपना कोविड अनअप्रोप्रिएट बिहेवियर आप अदा करेंगे, तो निश्चित है कि आप किसी भी प्रकार के जो है संक्रामक रोगों को आप निमंत्रण दे रहे हैं। और ये तो महामारी का दौर है, तो इस वक्त तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को सख्ती से पालन करना जरूरी है। ठीक है, टूरिज्म में अपने आप में एक हमारे लिए, हमारे स्टेट्स के लिए एक बहुत अच्छा वो है, इंडस्ट्री है, लेकिन फिर भी हम ह्यूमन लाइफ के कॉस्ट पर इसको नहीं कर सकते हैं, इस पे रोक लगानी चाहिए। राकेश काला जी, क्या आपको लगता है कि ये जो बार बार कोविड का तीसरे फेज की बात हो रही है, और अगर तीसरे फेज की बात हो रही है तो नेचुरल है कि स्कूल खुलेंगे नहीं, कॉलेज खुलेंगे नहीं, तो जो बच्चे आपसे अपनी समस्याओं को लेकर के डिस्कस करते हैं, जो पेरेंट्स आपसे सारी चीज शेयर करते हैं, अगर यही दौर चलता रहा और ऑनलाइन क्लासेस रही, तो बच्चों के भविष्य पे कितना फर्क पड़ेगा? राकेश काला जी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बहुत बुरा असर पड़ेगा। कारण यह है कि कई बच्चे जो है एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, जब तक वो स्कूल में आके अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि रीजन ये होता है कि एक बच्चे की प्रॉब्लम है, टीचर ब्लैक बोर्ड में एक साथ 40 बच्चों को समझा देती है। अब दिक्कत ये होता है ऑनलाइन में, कई बार अगर 40 बच्चे हैं तो 15 बच्चे बैठे हुए, कहीं 6 बच्चे बैठे हुए, कभी 35 बच्चे। ऑनलाइन में आज तक अटेंडेंस पूरी हुई नहीं, जो जहां तक मेरी जानकारी है। लेकिन बच्चों को इस सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है कि हम बच्चों को कहते हैं, चलिए आपकी मैथमेटिक्स क्लास चल रही है, 5 मिनट के लिए कोरोना के बारे में बता देते हैं कि भाई कोरोना के जीनोम का जो आकार होता है वो 27 से 34 किलो बेस होता है। बच्चा वहां थोड़ा सा इंटरेस्ट लेता है, कहते हैं इसका व्यास कितना होता है, 120 नैनोमीटर होता है। वहां थोड़े थोड़े बच्चे इंटरेस्ट ले, फिर अपने सब्जेक्ट में हम लोग आ जाते हैं। लेकिन अगर बच्चा रेगुलर नहीं आएगा तो उसको बहुत ज्यादा दिक्कत, खासकर साइंस के बच्चों की अगर हम बात करते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि बच्चे कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस में फर्क नहीं कर पाएंगे, जब वो एपरेटस देखेंगे ही नहीं तो उनको रिकॉग्नाइज कैसे कर पाएंगे। क्लास में तो टीचर फिर भी डांट के बच्चों को एपरेटस दिखा देती है, बच्चा जब लैब में जाता है तो उसकी मजबूरी हो जाती है एपरेटस देखना। हालांकि बच्चा चाहे तो आजकल ऑनलाइन में यूट्यूब के थ्रू देख सकता है, या बच्चा गूगल में जाके देख सकता है एपरेटस, लेकिन जब तक क्लास में नहीं आएगा वो डर नहीं रहेगा और बच्चा कहीं ना कहीं लेजी होता चला जाएगा, और बहुत बुरा प्रभाव उनके करियर में पड़ने वाला है। लेकिन डॉक्टर साहब, बच्चों के अगर भविष्य प्रभाव, कोई तो रास्ता होगा। जिस तरह से ऑफलाइन की बातें चल रही है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, और अगर हर आदमी जानता है कि ऑनलाइन क्लासेस उतनी मुफीद नहीं है, उतनी सक्सेस नहीं है, तो कोई तो रास्ता निकालना होगा। और कुछ तो दिमाग में आप लोगों के चल रहा होगा कि अगर मान लीजिए ऑनलाइन करना है तो फिर आने वाले समय में क्या किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही संजय जी। देखिए उसका रास्ता ये निकल सकता है कि सरकार 9, 10, 11, 12 को परमिशन दे दे अल्टरनेटिव्स में। माना मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 10th और 12th आ जाए, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 9th और 11th क्लास आ जाए। अब उसमें यह हो सकता है माना 10th और 12th 2 क्लास आई थी स्कूल में, तो हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर है, उनको 4 पार्टों में डिवाइड कर दो। माना 40 बच्चे क्लास में तो 10 बच्चे क्लास में बिठा दे,
एक में मैथ, एक में इंग्लिश, एक में हिंदी और एक में अन्य सब्जेक्ट चलेगा। तो क्या सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन होगा, चारों पीरियड भी उनके वो एक सर्कल के रूप में एक्सचेंज करते चले जाएं, तो पढ़ाई भी पूरी हो गई, सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन हो गया और कहीं ना कहीं बच्चों का इंटरेस्ट भी अपनी स्टडी के प्रति बढ़ता चला जाएगा, टीचर भी रेगुलर आना शुरू कर देगी। और जब बच्चा रेगुलर आएगा तो पेरेंट्स भी फीस उसकी रेगुलर देंगे, और जब फीस उनको रेगुलर मिलेगी तो कम से कम टीचर की तनख्वाह भी प्रॉपर मिलती चली जाएगी। संजय जी, लेकिन जो जैसे 10th और 12th है, इनके लिए तो हमारी समझ से ऑफलाइन क्लासेस जरूरी होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल ऑफलाइन की मैं बात कर रहा हूं कि 40 बच्चे अगर क्लास में है तो 10-10-10 करके वो अलग अलग क्लासरूम में बिठा दिया जाए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन हो जाएगा, उसमें बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत ही नहीं है। कि पहले जहां 40 बच्चे बैठते थे, जब वो केवल अल्टरनेट डेज में आ रहे तो सोशल डिस्टेंस प्रॉपर हो जाएगा, हर सब्जेक्ट की 4 या 5 टीचर आएंगी तो उन बच्चों को उस हिसाब से पढ़ाती चली जाए, तो बच्चा ऑफलाइन क्लास रहेगा और उसकी पढ़ाई भी प्रॉपर चलती चली जाएगी। अंतिम प्रश्न ले लेते हैं डॉक्टर नवीन जोशी जी से। डॉक्टर नवीन जोशी जी, क्या आम आदमी की भाषा में अगर माना जाए तो क्या ये लगता है कि जो बच्चे 10th के 12th के या ऑफलाइन क्लासेस की आप बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले उनके वैक्सीनेशन की बात होनी चाहिए, उनको वैक्सीनेट कराने के बाद अगर स्कूल खुले तो ये बेटर होगा? देखिए, होना तो ये चाहिए, पर ऐसा है कि इसमें अभी समय लगेगा, क्योंकि अभी जब तक ट्रायल या फिर हमारे पास ऐसी पुख्ता वैज्ञानिक रिपोर्ट्स नहीं है कि बच्चों में वैक्सीन लगाई जाती हैं, या फिर हम जो वैक्सीन कोविशील्ड या फिर जो भी हमको वैक्सीन या स्पुतनिक जो भी वैक्सीन लगा रहे हैं वो वैक्सीन बच्चों के लिए सेफ है या नहीं है के पैरामीटर्स पर, तो हम तब तक इन वैक्सीन को नहीं लगा सकते, क्योंकि ICMR की गाइडलाइन लगती है इसमें। जब तक वो गाइडलाइन नहीं आएगी हम नहीं लगा सकते। तो बेहतर ये है कि तब तक हमें, जो अभी काला जी ने कहा कि जिस प्रकार से ऑल्टरनेट डेज में 9th 10th के बच्चों को क्लासेस में भेजना चाहिए, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को ट्रेन करते हुए, और माँ बाप को भी अपने बच्चों के स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए और वो उनको पूरी ट्रेनिंग दें। स्कूल्स में भी थोड़ा सा इन चीज़ों को सख्ती से लागू करना चाहिए, और सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन और मास्क ये कंपलसरी होना चाहिए। अगर इन सब चीज़ों को फॉलो किया जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, जिंदगी को पटरी पर तो लाना ही पड़ेगा, डर के आगे तो हमको जीत तो लानी पड़ेगी। धन्यवाद डॉक्टर नवीन जोशी जी, धन्यवाद राकेश काला जी। हमें लगता है कि जो कोरोना का दौर है, इस दौर में अगर हम बाहर निकल रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये भी सोचना चाहिए और ये भी समझना पड़ेगा कि कोरोना गया नहीं है। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, VIP न्यूज देखते रहें। धन्यवाद। जहां नदियों में आसमान की छाया हो, जहां सड़कों पर बादलों का डेरा हो, जहां हरे भरे पेड़ पहाड़ों का श्रृंगार करें, जहां सूरज आसमान को छोड़ने के लिए पहाड़ों से ऊंचा उठने का प्रयास करता हो, जहां भाषा में सुंदरता और हर व्यक्ति के माथे पर चमक है। शहर से नफरत नहीं मुझे, बस ये मेरो पहाड़ है।